नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज हम लोग जो सेक्शंस पढ़ेंगे वो होगा सेक्शंस 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14। तो ये सब सेक्शंस आज हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 बोलता है पावर ऑफ द मैरिज ऑफिसर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी के केस में मैरिज ऑफिसर का क्या पावर है। जैसे कि हम लोग देखें सेक्शन 8 के अंदर में कि अगर कोई शादी को लेकर कोई अगर ऑब्जेक्शन करता है तो जो मैरिज ऑफिसर रहेगा वो इंक्वायरी करेगा। तो ये सेक्शन उसी को लेकर के है। तो ये सेक्शन में बताया गया है कि मैरिज ऑफिसर के पास वो सब पावर होगा जो कि सिविल कोड के अंदर में पावर दिया गया है अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908। 1908 का जो सिविल प्रोसीजर के कोड है उसके अंदर जो सिविल कोड को जो पावर दिया गया है वो सारा पावर मैरिज ऑफिसर के पास में होगा। और तो होगा, लेकिन पावर की एक लिमिटेशंस लेगी, मतलब हर एक चीज़ों में नहीं होगा। नीचे दिए गए कुछ कंडीशंस है, उसी के अंदर में ही मैरिज ऑफिसर के पास में सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो पावर दिया गया है सिविल कोड को वो सब अप्लाई होगा। पहला क्या है कि मैरिज ऑफिसर के पास में पावर होगा जो विटनेसेस है, जो लोग जब नोटिस मैरिज का इंटेंडेड मैरिज का जब नोटिस दिया जाता है तो वहाँ पर विटनेसेस मेंशन करने पड़ते हैं। तो वो विटनेस को बुला सकता है, उसका अटेंडेंस ले सकता है ओथ में, वो खोजबीन कर सकता है, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ सकता है, वो अपने से खोजबीन कर सकता है। तीसरा, अगर उसको पता चले कि किस आदमी के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो कि इस केस को सपोर्ट कर सकता है तो वो उस बंदे को फोर्स कर सकता है कि भैया वो डॉक्यूमेंट को कोर्ट में सबमिट करो, उसके पास सबमिट करो। जितने भी एविडेंस वो किसी से भी लेता है, ठीक है ना, वो एफिडेविट के थ्रू से वो एविडेंस को ले सकता है। और लास्ट जो है वो जितने भी विटनेसेस हैं उन विटनेसेस को एग्जामिन कर सकता है। तो ये मोटा मोटी 5 है पावर जो है जो मैरिज ऑफिसर को दिए गए हैं कि वो विटनेसेस को बुला सकता है, विटनेसेस का अटेंडेंस ले सकता है, अपनी तरफ से खोजबीन कर सकता है। किसी के पास पता चले इसके पास डॉक्यूमेंट्स है तो प्रेशर कर सकता है डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करो। एविडेंस को एफिडेविट के रूप में ले सकता है, विटनेसेस को एग्जामिन कर सकता है। ठीक है। और एक चीज और भी, ये जो प्रोसीडिंग मैरिज ऑफिसर करेगा इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलेंगे। इंडियन पिनल कोड की धारा 193 के अंदर इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें और एक ये सेक्शन ये बात बताता है कि वो किन लोगों को बुला सकता है विटनेसेस के रूप में, वो किन लोगों को बुला सकता है, या अगर वो इंक्वायरी कर रहा है उनको लगता है कि इन लोगों को भी बुलाना चाहिए तो वो कौन से लोगों को बुला सकता है। मैरिज ऑफिसर उन्हीं लोगों को बुला सकता है जो कि उनकी उसके एरिया में गिरते हैं। मैरिज ऑफिसर की जो एरिया है उस एरिया में जो लोग गिरेंगे, जो लोग वहाँ रहते हैं, उन्हीं को वो बुला सकता है। और एरिया का मतलब है डिस्ट्रिक्ट, जिसका कोई मैं अपने पहले वीडियो में बताया गया हूँ कि डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। तो वो डिस्ट्रिक्ट मतलब मैरिज ऑफिसर के एरिया को डिस्ट्रिक्ट जो कहा जाता है, तो उन्हीं के लोगों को वो बुला सकता है। ठीक है। अच्छा, ये सेक्शन और एक बात बोलता है कि मान लो इंक्वायरी हो गई और इंक्वायरी होने के पास अगर सबूत मिल जाते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्शन किया गया वो अगर जेन्युइन है तब तो खैर वो शादी होगी नहीं, वो मना कर देगी। ठीक है ना। और जैसे कि हम लोग आगे वाले सेक्शन में पढ़े हैं कि पार्टीज के पास ये ऑप्शन होगा कि वो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला होगा वो मैरिज ऑफिसर के ऊपर भी माननीय होगा और पार्टीज के ऊपर भी माननीय होगा। ये हो गया। लेकिन इंक्वायरी करने के बाद अगर मैरिज ऑफिसर को ये लगता है कि जो ऑब्जेक्शन किया वो तो मतलब फेक ऑब्जेक्शन किया, ऐसे ही कर दिया, मतलब
ना ही वो कोई मतलब कोई रीजनेबल ग्राउंड था, है ना कोई गुड फेथ था, मतलब कोई पर्सनल, मान लो कि पर्सनल कोई खुन्नस के कारण ही ऐसे ही ऑब्जेक्शन कर दिया और इसमें कोई भी आनी जानी नहीं। तो मैरिज ऑफिसर क्या करेगा, वो फाइन इम्पोज करेगा, वो फाइन कंपनसेशन के रूप में उस बंदे से लेगा जो ये फेक ऑब्जेक्शन किया है। अच्छा, फाइन कितना होगा, वो 1000 रुपया से ज्यादा नहीं हो सकता। और जो फाइन वो लेता है मैरिज ऑफिसर उस बंदे से, वो पूरा फाइन या फाइन का कुछ पोर्शन कंपनसेशन के रूप में जो पार्टीज थे इंटेंडेड मैरिज के, उनको वो दे दे। ठीक है। अच्छा, फाइन लेने का जो पावर है कि आज किसी को बोल दिया भाई तुम 1000 रुपया मुझे दो या 700 रुपया या 800 रुपया दो, तो ये तो एक ऑर्डर वो पास कर दिया, लेकिन वो पैसा निकलवाने का भी उनके पास, मैरिज ऑफिसर के पास वो सारा पावर होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कोई अपना जजमेंट में कॉस्ट लेने का अगर कोई जजमेंट देता है कि भाई खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो कॉस्ट लेने के लिए, वो पैसा को रिकवर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जो पावर रहता है, वो सारे पावर्स मैरिज ऑफिसर के पास में भी रहेंगे। अगर मैरिज ऑफिसर बोल दिया एक बंदे को भैया तुम झूठ बोला जिसके वजह से इतना हेरेसमेंट हुआ, इसके लिए तुमको 800 रुपया एज ए कंपेंसेशन, एज ए कॉस्ट तुमको देना पड़ेगा, ये तो एक ऑर्डर हो गया, तो बोल दिया। पैसा निकलवाना का भी पावर उसके पास वो सब होगा जो कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होगा। ये सेक्शन 9 ये चीज को बोलता है। ठीक है। अब आइए सेक्शन 10 के अंदर, प्रोसीड्योर ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन बाय मैरिज ऑफिसर अब्रॉड। ये जो सेक्शन है ना, प्रोसीड्योर ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन बाय मैरिज ऑफिसर अब्रॉड, अब्रॉड मतलब ये एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में कोई मैरिज होनी है और उधर में कोई अगर ऑब्जेक्ट करता है, ठीक है, और इंक्वायरी करने के बाद उसको लगता है मैरिज ऑफिसर की कोई जेन्युइन ग्राउंड है, तो क्या होगा, तो वो इस केस को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। तो ये केस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और उसके साथ साथ वो अपना एक स्टेटमेंट भी देगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास केस आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगा, वो दूसरों की एडवाइस लेगा और वो फैसला देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी फैसला देगा वही माननीय होगा, वही मैरिज ऑफिसर को मानना होगा। यही सेक्शन 10 बोलता है। अब आइए सेक्शन 11, डिक्लेरेशन बाय पार्टीज एंड विटनेसेस। ये आ गया डिक्लेरेशन। अब सब कुछ हो गया, अब मैरिज होनी है, कोई झमेला नहीं, मैरिज करना। अब क्या होगा, अब थर्ड शेड्यूल में एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को दोनों पार्टी साइन करेगी और 3 विटनेसेस चाहिए, तीनों विटनेसेस साइन करेंगे मैरिज ऑफिसर के सामने। ठीक है। साइन कर लेने के बाद में काउंटर साइन करेगा मैरिज ऑफिसर, पहले वो लोग साइन करेंगे, बाद में मैरिज ऑफिसर साइन करेंगे। ये सेक्शन इतना ही। अब आ जाओ नंबर सेक्शन 12। सेक्शन 12 करता है सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, मैं प्लेस एंड फॉर्म ऑफ सोलमनाइजेशन, कौन सी जगह में होगा और कैसे होगा। तो पहला जगह कर लेके बात करते हैं। तो जो शादी है, शादी मैरिज ऑफिसर के ऑफिस में हो सकती है या मैरिज ऑफिसर से कहीं, मैरिज ऑफिस से कोई कुछ एक दूरी में भी की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो मैरिज ऑफिस में नहीं करके कहीं दूसरी जगह करता है जो कि मैरिज ऑफिसर के ही पावर में आती है वो एरिया, तो एक एक्स्ट्रा खर्चा, एक एक्स्ट्रा फीस पार्टीज को देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया प्लेस को लेकर। दूसरा हो गया, शादी कोई भी तरीके से, जो पार्टीज टू दी मैरिज है, कोई भी रीति रिवाज से शादी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन शादी पूरी होने के लिए मैरिज ऑफिसर और तीनों विटनेसेस के सामने दोनों पार्टी एक दूसरे को बोल कर हस्बैंड वाइफ बताएंगे। मान लीजिए ए मिस्टर है और बी मिस है, दोनों हस्बैंड वाइफ बनना चाहते हैं, तो मैरिज ऑफिसर के सामने और तीनों विटनेसेस के सामने ए बोलेगा कि मैं बी को अपनी पत्नी मानता हूँ
और बी बोलेगी कि मैं ए को अपना हस्बैंड मानती हूँ। ये जरूरी है, ठीक है। ये हो जाने के बाद मैरिज हो गई, मैरिज हो गई। अच्छा, सेक्शन 13 जो है, अब वो सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज की बात करता है। मैरिज तो हो गई, अब मैरिज का प्रूफ क्या होगा? मैरिज का प्रूफ होगा सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट कैसे होगा? ये शेड्यूल 4 में बताया गया। शेड्यूल 4th शेड्यूल में फॉर्म दिया गया है, सर्टिफिकेट का फॉर्म दिया गया है। मैरिज ऑफिसर के पास एक बुक होगी सर्टिफिकेट की, सर्टिफिकेट बुक, मैरिज सर्टिफिकेट बुक बोला जाएगा। वहां पर मैरिज सर्टिफिकेट बुक में दोनों पार्टीज जो होंगे इंटेंडेड मैरिज के, वो लोग साइन करेंगे, तीनों विटनेसेस साइन करेंगे, ठीक है। और साइन कर लेने के बाद में हो गई शादी। और वो सर्टिफिकेट को मैरिज ऑफिसर पार्टीज को दे देगा। ये सर्टिफिकेट प्रूफ है कि इस एक्ट के अंदर शादी करने के लिए जितने भी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी कर ली गई है, और अभी ये दोनों पार्टी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ठीक है। अब आइए लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन 14। 14 क्या बोला है? न्यू नोटिस व्हेन मैरिज नॉट सोलमनाइज विद इन 3 months। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप मैरिज के लिए फॉर्म दे दिए मैरिज ऑफिसर को, तो आप कब तक शादी करेंगे? ये तो हम लोग पहले पढ़ लिए कि 1 महीने तक तो शादी नहीं हो सकती, 1 महीने तक शादी नहीं हो सकती, 1 महीने के बाद शादी होगी। 1 महीने के कितने दिन के बाद होगी? मतलब लिमिटेशन तो होना पड़ेगा। तो लिमिटेशन से 3 महीने। 3 महीना कौन सा? जिस तारीख को फॉर्म सबमिट हुआ उस तारीख के 3 महीने के अंदर शादी हो जानी चाहिए। मतलब 1 महीना तक तो शादी नहीं हो सकती। मान लीजिए कि जनवरी 1 को इंटेंडेड मैरिज का जो नोटिस है वो मैरिज ऑफिसर को दिया गया, ठीक है। तो पूरा जनवरी तो शादी नहीं कर सकते, क्योंकि 30 दिन का टाइम हम लोग पहले पढ़े हैं चीज का। मैरिज को 3 महीने से पहले होना पड़ेगा। मतलब अप्रैल 1 तारीख से पहले मैरिज सोलमनाइज हो जानी चाहिए। मतलब जनवरी महीना चला गया, फरवरी एंड मार्च, ये 2 महीना में शादी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि इंक्वायरी बैठी थी और केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास चला गया। मान लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर का केस है और केस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, और उसके बाद फैसला आता है पार्टीज के फेवर में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलता है कि नहीं शादी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं शादी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिस तारीख को ये फैसला आता है, कम्युनिकेट होता है, उस तारीख से 3 महीना के अंदर शादी हो जानी पड़ेगी। अगर नहीं होती है तो वो नोटिस, वो फैसला सब नल एंड वाइड। अब वापस से नोटिस दो मैरिज ऑफिसर, ठीक है। यही सेक्शन 14 को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।